सुप्रभात। नमस्कार सभी छात्राओं को ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, मध्यकालीन भारत जो 12वीं से 18वीं शताब्दी का है, उसमें टॉपिक के रूप में हम लेंगे आज दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश, जिसमें हमने तुगलक वंश को 1320 से 1414 तक पढ़ना है। उसमें हमने 2 शासकों को पढ़ लिया है, जिसमें अब तीसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण शासक है आज उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है उसका समय है 1351 से लेकर 1388 तक का समय। दिल्ली सल्तनत का जो काल रहा 1206 से लेकर 1526, उस दौरान तुगलक वंश तीसरा दिल्ली सल्तनत का राजवंश था। कौन सा था? तीसरा दिल्ली सल्तनत का राजवंश था। इसीलिए हम इसको तीसरे राजवंश के रूप में पढ़ रहे हैं। और इसी तीसरे राजवंश का तीसरा शासक जो है वो फिरोज शाह तुगलक है, जिसको हम शुरुआती पहले पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे, प्रस्तावना या परिचय के रूप में। हल्का सा इसका परिचय है कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इसका चचेरा भाई था, उसकी मृत्यु हुई 1351 में, उसके पश्चात दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं उलेमाओं का प्रभाव उन्हें वापस बढ़ने लगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उन्हें राजनीति से दूर रखा, लेकिन जैसे इसकी मृत्यु हुई तत्पश्चात उन्होंने वापस अपना प्रभाव बढ़ाते हुए मुस्लिम उत्तराधिकार नियम के अनुसार उन्होंने उसके चचेरे भाई, जिसका नाम था फिरोज शाह, शाह की इसने उपाधि ली। फिरोज जिसका नाम था, जो कि रज्जन का पुत्र था। रज्जन जो था वो चाचा था किसका? मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक का चाचा जो था, उस मोहम्मद तुगलक के चाचा का पुत्र जो था वो कौन था? फिरोज। इसीलिए अमीरों ने और उलेमाओं ने इसे सुल्तान नियुक्त किया। और जैसे ही फिरोज तुगलक सुल्तान बना, सुल्तान बनते ही इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करते हुए विधि के अनुसार शासन चलाने का निर्णय लिया और शासन करना शुरू किया। तो ये इसका परिचय इतना ही है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा जो रज्जन था उसका पुत्र था, अर्थात मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। और ये शासक बनते या सुल्तान बनते ही इसने शासन को विधि के अनुसार चलाने का निर्णय लिया। तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें विधि के अनुसार पहला कार्य जो किया इसने वो था फिरोज शाह का राज्यरोहण। पहला पॉइंट क्या है? राज्यरोहण। अर्थात उसका राज्यरोहण कब हुआ और किस प्रकार हुआ? तो राज्यरोहण की बात करें तो 13 मार्च 1351 को उसका राज्यरोहण हुआ दिल्ली में। 13 मार्च 1351 को उसका राज्यरोहण कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और इसी दिन फिरोज तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हुए अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और उसी की भांति कार्य करना शुरू किया, जिसमें सर्वप्रथम उसने जो कार्य किया, शासन की गद्दी ग्रहण करते ही सर्वप्रथम मंगोलों को, जो कि पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में थे, सिंध प्रदेश में, वहाँ से उन्हें खदेड़ने का कार्य किया। और फिर अपने जो अमीर थे, उसके दरबारी जो थे, जो उसके प्रति द्वंद्वी थे, उनको एकजुट करने और अपने में मिलाने का कार्य किया। तो पहला तो मंगोलों को खदेड़ने का कार्य किया सिंध प्रांत से, और दूसरा कार्य उसने क्या किया? अपने जो प्रतिद्वंदी थे अमीर और दरबारी, उन्हें अपनी ओर मिलाने का कार्य किया। और साथ ही साथ उसने अपनी योग्यता से ये परिचय दिया कि वह दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत शासक है। इसीलिए उसने दिल्ली सल्तनत को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, अर्थात सुल्तान का सम्मान करने के लिए, शुरुआती तौर पर उसने उलेमाओं और अमीरों की नीतियों का समर्थन किया, क्योंकि वह उन्हीं के फलस्वरूप सुल्तान बना था। इसीलिए
फिरोज़ तुगलक ने सर्वप्रथम शुरू में अमीरों व उलेमाओं की बातों को समर्थन दिया और उनके कहे अनुसार शासन की नीतियों को बनाने लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया, जिसमें सर्वप्रथम उसने जो कार्य किया बड़े रूप में, जिसको हम कह सकते हैं फिरोज शाह की गृह नीति। तो तीसरा पॉइंट हो गया ये फिरोज शाह की गृह नीति, अर्थात उसने गृह नीति में क्या कार्य किए। तो देखिए गृह नीति के उसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सामने हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। पहला गृह नीति में क्या काम किया, राजत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत अपनाया उसने, राजत्व का सिद्धांत, अर्थात उसने राजा के पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, अर्थात राजा ही सर्वप्रिय और अंतिम निर्णायक के रूप में होना चाहिए। इस मत को मानते हुए फिरोज ने अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार किया। फिरोज ने खलीफाओं के सम्मान के रूप में शुरुआती तौर पर शासन चलाया। फिर फिरोज ने पुनः इस सिद्धांत को, जिसको राजत्व का सिद्धांत कहते हैं, उसको स्थापित करने के लिए सांप्रदायिकता के सिद्धांत को भी अपनाया। अर्थात कई बार पूछ लिया जाता है कि फिरोज तुगलक ने राजत्व के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए किस चीज़ को ज़्यादा बल दिया, तो सांप्रदायिकता के सिद्धांत को अपनाया, अर्थात उसने अपने राजनीति में धर्म को शामिल किया। राजनीति में किसको शामिल किया, धर्म को शामिल किया। धर्म के रूप में उलेमा और उसके जो मुस्लिम अमीर थे उनका उसने कहा माना, तो ये अपने आप में राजनीति में धर्म को स्वीकार करना माना गया है। उसने अपने शासनकाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को उच्च कोटि का प्रशिक्षण और प्रबंध किया, जिससे उसकी सेना मजबूत बनी, जिससे राज्य में वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। और उसी के साथ साथ उसने प्रशासनिक विभागों में अपने विश्वास पात्र मंत्रियों व अधिकारियों को भी नियुक्त किया, जिससे उसका प्रशासनिक कार्य जो है वो विधिवत रूप से हो सके। उसने एक ऐसे पद का सृजन किया जिसके आधार पर वह प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित कर सकता था। तो उसी में है प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक कार्य। इन प्रशासनिक कार्यों में उसने क्या किया, वजीर जो था, हालांकि ये पद पहले से ही था, वजीर का पद जो था उसको मजबूत बनाया उसने। इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो ईमानदार था और उसका विश्वास पात्र था, अर्थात उसने निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति को इस पद के लिए नियुक्त किया। अर्थात वजीर का पद सुल्तान के बाद नंबर 2 के स्थान पर महत्वपूर्ण पद माना जाता था दिल्ली सल्तनत के काल में। इसीलिए उसने इस पद पर वजीर को जो नियुक्त किया उसका नाम था मलिक मकबूल। मलिक मकबूल, मलिक मकबूल को उसने क्या बनाया, वज़ीर बनाया। लेकिन यहीं से एक शुरुआत हुई जिसको हम कह सकते हैं वजीर की शक्ति का विकास। वजीर की शक्ति का विकास। देखिए फिरोज़ तुगलक के समय में जब सुधार कार्य हुए, प्रशासनिक रूप से मजबूती मिली, तब वजीर ने अपने आप को स्वतंत्र रूप में कार्य करने के लिए व्यवस्थित किया। और देखते देखते उसके कार्यों के आधार पर अन्य तुर्की सरदार उससे ईर्ष्या करने लगे। इसीलिए वजीर ने अपने पद के आधार पर कुशलता दिखाते हुए राजनीतिक कार्यों को स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अच्छी तरीके से किया। अर्थात मलिक मकबूल ने फिरोज़ तुगलक के नेतृत्व में वजीर का पद ग्रहण करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए प्रशासन में सुधार किए और अच्छे कार्य किए। उसकी कुशलता और उसके स्वामी भक्ति का परिचय उसने दिया। वजीर की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर तुर्की अमीर और तुर्की अमीरों ने सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अगर ऐसे ही रहा तो इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और ये अपना प्रभाव पूरी तरह से राज्य में जमा लेगा। इसीलिए उन्होंने सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिया। लेकिन फिरोज़ तुगलक जो था उसने किसी प्रकार का उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात उन्होंने उन अमीरों की बातों को अनसुना कर दिया और उसे विधिवत रूप से कार्य करने दिया। लेकिन अमीर अभी भी शांत नहीं थे। अमीरों ने सुल्तान के पुत्र के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के आधार पर उन्होंने वजीर को मरवा दिया। तो यहाँ पर जब दाल वहाँ नहीं गली तो उन्होंने क्या किया, सुल्तान के पुत्र के साथ मिलकर उन्होंने वजीर की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो ये अपने आप में एक षड्यंत्र था जो फिरोज़ तुगलक के समय उसके वजीर के विरुद्ध
किया गया था। तो ये उसके राजत्व के सिद्धांत में बताया गया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब है नंबर 2, राजस्व व्यवस्था में सुधार। क्योंकि राजत्व में वजीर के माध्यम से उसने अपने पद को भी प्रतिष्ठित किया, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों को भी व्यवस्थित किया। अब है राजस्व व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसने क्या किया? दूसरे नंबर का कार्य है किस रूप में? गृह नीति के रूप में। याद रहे, गृह नीति का पॉइंट है ये दूसरा, जिसमें किस प्रकार से उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। तो देखिए, फिरोज तुगलक ने अपने समय में दिल्ली का राजकोष खाली होने के कारण उसे पुनः भरने के लिए राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना उसके लिए बहुत आवश्यक था, और उसको ध्यान देते हुए उसने किसानों के कृषि कार्य में सुधार करवाए, राजस्व की नवीन नीतियों को अपनाया, कृषि कार्य में सुधार करवाए, किसानों की कृषि कार्य में सुधार करवाए, कृषि नीतियों में नई नीतियों को लागू किया, जिसे राजस्व नीतियां कहते हैं। फिरोज ने भूमि की नाप के आधार पर राजस्व इकट्ठा करने के बजाय या वसूलने के बजाय उसने आय का अनुमान उत्पादन के आधार पर लगाया। अर्थात इसने भी राजस्व व्यवस्था का जो अनुमान लगाया वो किसके आधार पर लगाया? उत्पादन के आधार पर। अर्थात उत्पादन को आधार माना और उत्पादन के आधार पर क्या किया? लगान की वसूली की। लगान जो था वो वसूलने का कार्य किस आधार पर किया? उत्पादन के आधार पर। अर्थात उत्पादन को आधार माना, न कि जमीन को आधार माना। उत्पादन के आधार पर निश्चित किया। भूमि के अलावा, जिसको हम भूमि कर कहते हैं, उसके अलावा भी उसने अन्य करों को भी वसूला, जिससे उसकी राजस्व व्यवस्था में सुधार हुआ। उसने किसानों को और उनके बोझ को हल्का करने के लिए राजस्व व्यवस्था में मुख्यतः 4 प्रकार के कर निर्धारित किए। अब याद रहे आपको, भू राजस्व व्यवस्था में उसने क्या किया? 4 प्रकार के करों का निर्धारण किया। उसने 4 प्रकार के जो कर लिए वो कौन कौन से थे, जिसमें किस किस से लिए गए थे, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सा कर क्या था? तो भू राजस्व में सुधार करने के लिए उसने जो कर लिए वो किस प्रकार है? इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया उसने? 4 प्रकार के कर, ठीक है ना। उनमें से वो कौन कौन से कर थे जो उसने वसूले और किस किस से और किस रूप में वसूले? देखिए, उसने भू राजस्व व्यवस्था में जो कर प्रणाली थी उसमें 4 प्रकार के कर। उसमें पहला कर उसने लिया खराज। पहला कौन सा कर लिया? खराज। अभी बताएंगे किससे हैं और किस प्रकार था। दूसरा कर जो है उसने लिया वो था खम्स। दूसरा कर कौन सा था? खम्स। तीसरा उसने जो कर लिया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरा और चौथा, जिसको तीसरा बोलेंगे जकात। कौन सा है? जकात। और चौथा जो था जजिया। ये 4 प्रकार के कर जो थे उसके द्वारा वसूल किए गए। अब उनको देखेंगे कि उसने भू राजस्व व्यवस्था में जो कर लिए वो 4 प्रकार में पहला कौन सा है? खराज। खराज क्या है? खराज वह कर था जो भूमि कर के रूप में चुकाना होता था। अर्थात ये पहला कर जो है खराज, ये भूमि कर के रूप में था, क्योंकि मैंने बताया था कि उसने किसानों से भूमि कर के अलावा भी कर लिए, तो ये भूमि कर था। भूमि कर। खराज जो था वो क्या था? भूमि कर था। तो याद रहे, पहला कर जो था फिरोज तुगलक के समय का खराज के रूप में, वो क्या था? भूमि कर। दूसरा कर जो था खम्स, वो युद्ध में लूटपाट से प्राप्त होने वाली आय के रूप में था। युद्ध, खम्स किस रूप में था? युद्ध से प्राप्त लूटपाट से प्राप्त आय थी ये। प्राप्त आय, युद्ध के अंदर जो थे कई राज्यों को लूटा जाता था। जब वो राज्य हार जाया करते थे तो वहाँ से लूटा हुआ जो धन था वो अपने आप में खम्स के रूप में शामिल था। तो याद रहे, खम्स जो था युद्ध से प्राप्त, लूटपाट से प्राप्त धन या आय। दूसरा हो गया। तीसरा है जकात। जकात जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। अर्थात ये मुसलमानों से कर के रूप में लिया जाता था। मुस्लिम समाज से या मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुस्लिम समाज से लिया जाने वाला कर था, जिसको हम जकात के नाम से जानते हैं।
और चौथा और महत्वपूर्ण है अंतिम, गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से अर्थात हिंदुओं से। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जजिया कर जो था वो हिंदुओं से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? हिंदुओं से, क्योंकि हिंदुओं से वसूलने वाला जो कर था उस समय के अनुसार वो था जजिया कर। कौन सा कर था? जजिया कर। तो ये दिल्ली सल्तनत के समय में 4 प्रकार के कर थे जो भू राजस्व व्यवस्था में किसानों से वसूल किए जाते थे और आय के अन्य साधन के रूप में शामिल थे, जिसमें खराज पहला भूमि कर, दूसरा खम्स जो युद्ध में लूटपाट से प्राप्त होने वाले आय के रूप में था, तीसरा जकात जो मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर था, और चौथा जजिया जो कि गैर मुसलमानों या हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला कर था। अर्थात ये हिंदुओं से वसूल किया जाता था उस समय के सुल्तान के द्वारा। तो ये थे 4 प्रकार के कर। इसके अलावा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार और वाणिज्य पर भी निश्चित कर लगाए गए थे। ये कर तो थे ही थे, साथ में व्यापार एवं वाणिज्य पर भी क्या था? कर था, यानी इन पर भी कर लगाया जाता था। इससे भी उनको एक निश्चित आय प्राप्त होती थी। इस प्रकार से उसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। तो ये 2 प्रकार के कार्य जो है उसके गृह नीति के हैं। तो गृह नीति कंप्लीट है। अब है चौथा पॉइंट, फिरोज तुगलक के या फिरोज शाह तुगलक के, क्योंकि शाह की इसने उपाधि ली थी इसलिए पूरा नाम फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्यों में उसके 4 कार्य महत्वपूर्ण हैं। ये जो सामने लिखे हैं ये 4 कार्य उसके महत्वपूर्ण हैं। उसने कौन कौन से काम किए? पहला, सिंचाई को प्रोत्साहन दिया। कृषकों की व्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि में सुधार को देखते हुए उसने क्या किया? सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए और तालाब जो है वो बनाकर उनको सिंचाई के लिए व्यवस्थित किया। इस प्रकार से पहला कार्य उसका सिंचाई को प्रोत्साहन देना, जो फिरोज तुगलक का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है कृषि सुधार के रूप में। दूसरा, सार्वजनिक निर्माण का कार्य करना। ये सिंचाई के बाद में दूसरा सार्वजनिक निर्माण के कार्य PWD के रूप में। किसके रूप में? PWD, याद रहे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आज भी है और उस समय भी था। सार्वजनिक निर्माण विभाग के रूप में कार्य करना, सड़कें बनवाना, जैसे सराएं बनाना, धर्मशालाएं के रूप में, सड़कों के किनारे पीने के लिए पानी के लिए कुएं की व्यवस्था करवाना। इस प्रकार के कई कार्य जो थे सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के रूप में माने जाते हैं। तो ये फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में करवाए, जो उल्लेखनीय माने जाते हैं, क्योंकि फिरोज तुगलक का सार्वजनिक निर्माण कार्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था सार्वजनिक निर्माण विभाग, और उसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से वहाँ पर सुधारात्मक कार्य किए गए। तो ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य, न्याय और परोपकारी कार्य। न्याय की अंतिम शक्ति के रूप में स्वयं को मानता था और उस न्याय के साथ साथ जो कार्य किए परोपकारी जन कल्याण के लिए, वो कार्य भी अपने आप में अनोखे थे, जिसको उसकी पहचान के रूप में याद किए जाते हैं। चौथा है शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन। देखिए, फिरोज तुगलक के समय में शिक्षा को भी बल मिला, साथ ही उसने साहित्य और साहित्यकारों को और राजदरबार में कवियों को अपने यहाँ पर आश्रय प्रदान किया। इसके आधार पर उसने साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने बालिका शिक्षा और विधवा शिक्षा को भी महत्व दिया, यहाँ तक कि उनके कल्याण के कार्य के लिए, जैसे इसमें था परोपकारी कार्य, तो परोपकारी कार्य में कह दें, चाहे यहाँ पर शिक्षा के साथ जोड़कर कह सकते हैं कि उसने गरीब बालिकाओं और विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। गरीब बालिकाओं का विवाह के लिए भी उसने खर्च उठाया और उनकी भी विवाह करने की योजना को उसने आगे बढ़ाया। इसी के साथ साथ उसके 4 कार्य महत्वपूर्ण हो गए, जो कि सार्वजनिक कल्याण के कार्य माने जाते हैं। अब उसके बाद उसकी है धार्मिक नीति। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक नीति के रूप में क्या कार्य किया और धार्मिक नीति किस प्रकार थी? तो देखिए, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, फिरोज तुगलक जो था उसने धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया, बल्कि धर्म को राजनीति से जोड़कर शासन का संचालन किया। इसलिए उसकी धार्मिक नीति संकुचित थी, संकीर्ण थी और सांप्रदायिकता पर आधारित थी। तो हमको ये कह सकते हैं कि उसकी धार्मिक नीति जो थी वो सांप्रदायिकता पर आधारित थी अर्थात संकीर्णता पर आधारित थी। उसका मूल कारण था उलेमाओं के द्वारा उसे उत्तराधिकार के रूप में समर्थन देना। दूसरा कारण स्वयं का स्वभाव, उसका स्वभाव भी धर्म के प्रति विशेष था, वह अपने धर्म के प्रति ज़्यादा रुचि रखता था, इसलिए उसने प्रशासनिक कार्यों में भी उलेमाओं का हस्तक्षेप रहा। साथ ही उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे क्या होता गया? संकीर्ण होता गया। इसीलिए उसने अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए यहाँ के हिंदुओं पर भी क्या किया?
कई प्रकार के अत्याचार किए, अर्थात उन्हें बलात् यानी जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने का कार्य किया। तो ये उसकी धार्मिक संपूर्णता, जिसको कहते हैं संकीर्णता, को उल्लेखित करती है। तो उसकी नीति कैसी थी? संकुचित। याद रहे उसकी नीति कौन सी थी? धार्मिक नीति संकुचित नीति थी, जिसमें उसने हिंदुओं को भी जबरदस्ती क्या बनाने का प्रयास किया? मुसलमान बनाने पर बल दिया। और उसने हिंदुओं के कई मंदिरों को भी तोड़वाया और उन पर और भी कई प्रकार से अत्याचार किए, उनकी मूर्तियों को तोड़वा दिया, ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ उसकी इस नीति की इतिहासकारों ने कड़ी आलोचना भी की है, अर्थात इतिहास में उसे धर्मांध, जिसको कह सकते हैं धर्म में अंधा, धर्मांध सुल्तान की संज्ञा भी दी है। तो याद रहे फिरोज तुगलक को धर्मांध सुल्तान की संज्ञा भी दी है। धर्मांध का मतलब होता है धर्म में अंधा होना, तो उसने धर्म के आधार पर कार्य किए, इसलिए उसको धर्मांध सुल्तान भी कहा जाता है। तो याद रहे ये उसका धार्मिक नीति का परिणाम था कि उसने उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त होने के कारण उसने उनको राजनीति में शामिल किया, अर्थात राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया। अब है छठा पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक की विदेश नीति। विदेश नीति कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि फिरोज तुगलक एक भाग्यशाली सुल्तान कह सकते हैं, जिसके काल में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इसने भी किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। फिरोज तुगलक न तो ज़्यादा योग्य और पराक्रमी सैनिक था और न ही सुयोग्य सेनानायक था, अतः उसने अपने दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र हो जाने वाले राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। अर्थात उसकी विदेश नीति में जो राज्य उसके निकल चुके थे उसके दिल्ली सल्तनत के राज्य से, उनको वापस प्राप्त करने का उसने कोई कार्य नहीं किया, अपितु उसने जो उसका राज्य बना हुआ था उसी राज्य को बनाए रखने के लिए उसने अपनी सेना को व्यवस्थित किया। इसी के साथ साथ उसने हिंदू शासकों को भी, अर्थात उनके विरुद्ध भी कुछ आक्रमण किए, परंतु उनमें भी वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसने हिंदू राजाओं के साथ भी आक्रमण किए, लेकिन वो ज़्यादा उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में भाग्य था या उस भाग्यशाली था जिसके काल में किसी प्रकार का कोई मंगोल आक्रमण भी नहीं हुआ। देखिए हम तुलना करें तो इससे पहले के शासकों में मंगोलों के बार बार आक्रमण हुए, जैसे खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय में लगातार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रारंभिक 10 वर्ष मंगोलों को खदेड़ने में लगाए। उसी प्रकार इससे पूर्व के भाई इसके मोहम्मद तुगलक, इसके समय में मंगोलों के आक्रमण बार बार हुए, लेकिन ये भाग्यशाली था कि इसके काल में किसी प्रकार का कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, इसीलिए इसको विदेशी नीति बनाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो ये थी इसकी विदेश नीति, जिसमें हिंदू राजाओं के साथ हल्के फुल्के युद्ध किए, जिसमें उसको सफलता नहीं मिली। सातवां और अंतिम पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक का चरित्र मूल्यांकन, अर्थात उसकी चरित्र नीतियाँ कैसी थी। तो देखिए ध्यान से, फिरोज तुगलक के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, जिसके आधार पर उसके चरित्र मूल्यांकन को हम समझ सकते हैं। तो 3 इतिहासकार हैं, तीनों ने अपने अपने तर्क के आधार पर उसको चरित्रित किया है या चारित्रित किया है। जैसे सबसे पहले बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी जो है, जो कि सल्तनत काल के या मध्यकाल के महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, उन्होंने फिरोज को उसकी प्रशंसा करते हुए एक न्यायप्रिय, दयालु तथा उदार और आदर्श शासक घोषित किया या बताया। तो हम कह सकते हैं बर्नी ने फिरोज तुगलक को क्या बताया है? एक आदर्शवादी शासक बताया है, उदार, उसकी प्रशंसा करते हुए न्यायप्रियता और दयालुता के गुण उसमें बताए हैं। और दूसरा इतिहासकार जो है हेनरी इलियट, दूसरा कौन है? हेनरी इलियट। पहला था जो अपने आप में महत्वपूर्ण था बर्नी, और दूसरा हेनरी इलियट जो अंग्रेजी इतिहासकार थे। इन्होंने भी फिरोज तुगलक के कई चारित्रिक दोषों को उल्लेखित किया है, जिसमें उसकी शासन व्यवस्था की कमियों को संकीर्ण सोच का परिणाम बताया है। तो यानी कहने का मतलब इलियट ने उसकी बुराइयों को उल्लेखित किया है, उसके दोष और कमियों को इंगित किया है, जबकि बर्नी ने उसकी अच्छाइयों को प्रदर्शित किया है। और अंत में तीसरा और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं विद्वान जो था वो था डॉक्टर त्रिपाठी। उनके अनुसार फिरोज को एक प्रजापालक शासक के रूप में बताया है। तो तीसरा जो था वो था डॉक्टर त्रिपाठी, उन्होंने फिरोज तुगलक को चरित्र मूल्यांकन के आधार पर क्या बताया है? प्रजापालक। तो इस प्रकार से फिरोज तुगलक के चरित्र मूल्यांकन को लेकर अलग अलग तर्क है, जिनमें 3 तर्क महत्वपूर्ण थे, बर्नी के अनुसार, हेनरी इलियट के अनुसार और तीसरा डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार। तो ये 3 तर्क जो थे वो इसके मूल्यांकन को उल्लेखित करते हैं। अब लास्ट पॉइंट है इस तुगलक वंश का, वो है तुगलक वंश के उत्तराधिकारी, यानी फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। तो हम इसको एक पॉइंट के रूप में लेते हैं, फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। देखिए ये कोई
वैसा नहीं है, इसमें खाली जरा सा हमें ये देखना है कि ये वंश जो है 1414 तक किस प्रकार चला, क्योंकि फिरोज तुगलक का टाइम हमने पढ़ा 1388 तक था, 88 ईरा। अब 1388 से लेकर अगले वर्षों तक चलने वाले 1414 तक के वर्ष जो थे, इनमें क्या रहा, किस प्रकार घटनाक्रम रहा, तो हम इसको कह सकते हैं कि उत्तराधिकारियों का काल था। किसका काल था ये? उत्तराधिकारी काल। किसके? फिरोज के उत्तराधिकारियों का काल। इसमें फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने शासन किया और कैसे तैसे करके 1414 तक शासन को संचालित किया। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे फिरोज की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसका पौत्र तुगलक शाह, जिसको गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, यानी इस वंश के संस्थापक के नाम से ही बस द्वितीय बना दिया उसको, और द्वितीय के आधार पर उसको गद्दी पर बिठाया गया। तो आपको ये भी ध्यान रहे कि फिरोज तुगलक के बाद उसका पोता जो था वो सुल्तान बना, जिसका नाम था तुगलक शाह, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बिठाया। वह एक अनुभवी, जिसको कह सकते हैं अनुभवहीन, वह एक अनुभवहीन और आराम पसंद नवयुवक शासक था। नवयुवक था, नया था, जोश था, इसलिए उसने विशेष रूप से शासन चलाने में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया, बल्कि उसने सुल्तान बनते ही शासकीय कार्यों की मर्यादाओं को भूलकर सुरा व सुंदरी में डूब गया। उसकी हरकतों से तंग आकर अमीरों ने उसे क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया, उसे पद से हटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को क्या किया उन्होंने? पद से हटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जफर खां के पुत्र अब्बू बर्क को सुल्तान बनाया। जफर खां जो था उसी वंश का, उसके पुत्र अब्बू खां को सुल्तान बनाया, परंतु वह भी फिरोज का पुत्र शहजादा मोहम्मद जो था उसने उसे क्या कर दिया? राजधानी से खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से इनमें उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा, एक के बाद एक, और ये घटनाक्रम है 2 साल का मात्र। 1389 और 1390 तक ये घटनाक्रम चलता रहा, एक के बाद एक शासक बनते गए, सुल्तान बनते गए, लेकिन विधिवत रूप से शासन नहीं कर पाए। आगे फिर 1390 में पुनः अबू बर्क सिंहासन पर बैठ गया, और इस प्रकार लगातार उत्तराधिकार का संघर्ष चलने के कारण तुगलक वंश के अंतिम शासक जो थे उनमें कोई भी योग्य शासक नहीं था, या योग्यता के आधार पर शासन नहीं चला पाया। और धीरे धीरे इन उत्तराधिकारियों ने तुगलक वंश को 1414 तक बनाए रखा, परंतु अंत में 1414 में इस तुगलक वंश को समाप्त करने में उसी की सेना में एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसका नाम था खिज़्र खां। क्या नाम था? खिज़्र खां। तो याद रहे, खिज़्र खां नाम आएगा। खिज़्र खां ने ही क्या किया था? सेना में विद्रोह करते हुए उसके उत्तराधिकारियों को हटाकर एक नवीन राजवंश की नींव रखी, और वो राजवंश किस नाम से पड़ा? खिज़्र खां। याद रहे आपको, खिज़्र खां जो था उसने तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों को 1414 में हटाकर इस वंश को समाप्त कर दिया। इस वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और समाप्त करके क्या किया? एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम था शैद वंश। क्या नाम रखा गया? शैद वंश रखा गया। याद रहे आपको, ज़्यादा लंबे समय नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी इसके द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका नाम था खिज़्र खां। लेकिन इसके उत्तराधिकारी कुछ समय तक चलाएंगे, क्योंकि 1414 से लेकर आगे जो है खिज़्र खां का शासन रहेगा, और 1414 से 1421 तक खिज़्र खां, 1414 से लेकर 1421 तक कौन रहेगा? खिज़्र खां रहेगा, जिसने इस वंश को स्थापित किया। ये दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश है सैयद वंश के रूप में। और बाद में इसके उत्तराधिकारी नंबर 2 पे जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? उत्तराधिकारी। तो कोई ज़्यादा विशेष उल्लेखनीय नहीं है। उत्तराधिकारियों का शासन रहेगा 1421 से लेकर 1400 कहाँ तक, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। इसका क्रम जो है अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि 1451 तक का रहा, विशेष रूप से 1451। ये उसके उत्तराधिकारी थे जिन्होंने 1421 से लेकर 1451 तक खिज़्र खां के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। तो विशेष इसी वंश से ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कड़ी के रूप में चौथा वंश जो था वो सैयद वंश था। इसमें इसकी स्थापना करने वाला खिज़्र खां था, जिसने तुगलक वंश के अंतिम उत्तराधिकारियों को हटाकर 1414 में स्वयं ने क्या किया? सैयद वंश की स्थापना की, और 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया, और बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। इसीलिए संस्थापक के रूप में, यानी इस वंश के संस्थापक के रूप में खिज़्र खां को माना जाता है। और तत्पश्चात उसके वंश के उत्तराधिकारियों में उसके पुत्रों को अपना महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें मुबारक खां
जो था उसका विशेष योगदान रहा। और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके वजीर ने कार्य किया, लेकिन अंत में 1451 में ये वंश भी अपने आप में क्या हो गया, पतन की ओर चला गया। और इसी की सेना में से एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या नाम रहेगा, लोदी, जिसका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने उस वजीर को हटाकर, जिसने इसके उत्तराधिकारियों की सत्ता को संभाल रखा था, उसे हटाकर स्वयं अपने नाम से एक नया वंश स्थापित किया। और वो पांचवा और महत्वपूर्ण वंश जो अगली क्लास में लेंगे हम, लोदी वंश। और लोदी वंश को स्थापित करने वाला कौन था, बहलोल लोदी। इस वंश की स्थापना उसने कब की, 1451 में। इसीलिए हम लोदी वंश को जो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का रहेगा, वो रहेगा 1451 से लेकर 1526 तक। अंतिम दिल्ली सल्तनत का पांचवा राजवंश रहेगा, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। संयुक्त वंश को आप पीडीएफ के द्वारा भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा विशेष उल्लेखनीय योगदान नहीं है, क्योंकि इस काल में कोई विशेष घटना भी घटित नहीं हुई। बस इतना याद रहे कि संयुक्त वंश की स्थापना करने वाला खिज़र खां था। 1414 से लेकर 1421 तक उसने शासन किया। तत्पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 1421 से 51 तक शासन किया। और 1451 में बहलोल लोदी ने सैयद वंश का अंत करते हुए, इस वंश के शासकों को गद्दी से हटाते हुए स्वयं सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और एक नए राजवंश की स्थापना की, जो पांचवा राजवंश दिल्ली सल्तनत का माना जाता है, जिसे लोधी वंश के नाम से जानते हैं। और ये लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक चला। ठीक है, तो आज हमने फिरोज तुगलक को पढ़ा, उसके उत्तराधिकारियों को पढ़ा, और शॉर्ट रूप में हमने सैयद वंश को भी देखा कि चौथे वंश के रूप में जो सैयद वंश रहेगा वो किस रूप में रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। आप इसको पीडीएफ के द्वारा नोट्स से इसको अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।